जो आयोनाइजेशन क्या होती है, एटम का कॉन्सेप्ट है। एटम क्या होता है? क्या होता है एटम हमेशा? कोई एक पार्टिकल छोटे छोटे जगह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल। ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी का एक सेल, इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक सेल है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो एटम होता है ना, ये न्यूट्रल फॉर्म पे होता है ना, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनको अगर एनर्जी मिलती है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। समझ आई? एटम को अगर हम किसी किस्म की हीट दें या रेडिएशन दें तो ये क्या होगा? आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आयंस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों? इनको क्या कहते हैं? कैटायन। और नेगेटिव को क्या कहते हैं? एनायन। शाबाश। कितनी तरह के चार्जेस हैं? दो तरह के। एक क्या है? कैटायन और एक क्या है? एनायन। ऐसे एटम्स या ऐसे पार्ट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको हम क्या कहते हैं? कैटायन। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको क्या कहते हैं? एनायन। अब जब एटम टूटता है ना तो ये या तो पॉजिटिव चार्जेस बनाएगा या फिर नेगेटिव चार्जेस बनाएगा। मसलन NaCl का एक एटम है या मॉलिक्यूल है हमारे पास, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये दो तरह के आयन बनाता है। एक सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव होते हैं और एक क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव होते हैं। ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है ना। जब सोडियम क्लोराइड को हम तोड़ते हैं तो कितनी तरह के आयन देता है? दो तरह के, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली जो एटम के अंदर जो एटम होता है ना उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें क्या पड़ा होता है? प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। दूसरा क्या पड़ा होता है? न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बाहर एक चीज पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब जो भी एटम होगा उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होगी। इसी वजह से वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अब ये आयन बनते कैसे हैं? अगर बाहर से ये कोई एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? एक। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव की तादाद ज्यादा हो गई है, पॉजिटिव की तादाद कम है। इसकी वजह से हम कह देते हैं क्या बन गया है? एनायन बन गया है हमारे पास। पता समझ आई? काशिफ आपको बेटे नहीं आएगी? दोबारा बता। हमारा जो एटम होता है ना उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। सही है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी तो दोनों एक दूसरे के असर को बैलेंस कर देंगे, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आने देंगे ना उस पर नेगेटिव चार्ज। वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बेसिकली जो हमारे पास एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे ही इसकी आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन से मुराद क्या है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है तो क्या होगा? अब प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं? एक। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास? दो। किसकी तादाद ज्यादा हो गई? नेगेटिव चार्ज। जिस चीज की तादाद ज्यादा हो जाएगी उसके ऊपर चार्ज भी वही आ जाएगा। अब समझ आइए?
अब ये जो एक एटम था हमारे पास, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कम रह गई है और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो गई, तो ये क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह एक ये प्रोटॉन है जिसकी तादाद 2 है, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी भी तादाद 2 है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? हमने कहा था जिस चीज़ की तादाद ज़्यादा होगी उस एटम या उस चीज़ पे वही वाला चार्ज आएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? अच्छा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ने से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की तादाद कम कर दूँ फिर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। सपोज ये वाला जो एटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, हमारे पीछे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, लेकिन अंदर प्रोटॉन कितने पड़े हुए? 2। तो चार्ज कौन सा आएगा? काशिफ, चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव? तादाद बढ़ गई है। इसको बच्चों, ये जो एटम अपने आयंस में टूटता है ना, इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन के अंदर चल ये चीज रही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। पॉजिटिव पे कोई असर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए वो एनाइन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए वो कैटाइन बन जाएगा। तो मान समझ आएगी? ठीक है, ये थी आयनाइजेशन। अब आपकी फॉर्मेसी में इसका क्या काम है? जो आयंस होते हैं ना, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ आयंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या पानी के अंदर हल होते हैं, कुछ नहीं होते। उस या हमारे ब्लड के अंदर हल होते हैं या नहीं होते, उसी की बेस पे हम डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं। मसलन हम वीक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, जितने भी वीक एसिड और वीक बेसिस होंगे ना, ये क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और ये डिसोसिएट नहीं होते, मतलब आयंस नहीं होते लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होते, पानी के अंदर प्रॉपरली अपने आयंस नहीं देते। फर्ज करो मैं कोई एक वीक एसिड ले लेती हूँ और चाहती हूँ कि उसको पानी के अंदर हल कर दूँ। हल तभी होगा ना जब वो टूटेगा। लेकिन वीक एसिड और वीक बेसिस ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अगर हल करना चाहें तो वो प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं होती आयंस के अंदर। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं हर आयन की, उसी की बेस पे हम डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं कि उसने अंदर जाके हल होना है कि नहीं होना। फिर एक बच्चों टर्म है, ये है तो वैसे फार्माकोलॉजी की, लेकिन हम अभी इसकी बेस पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है एब्जॉर्प्शन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है उनसे? डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी क्या होती है? एलिमिनेशन। होता क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है? बेसिकली आपने जो मेडिसिन ली है वो आपके किसी भी रूट से अंदर गई है और जाके ब्लड के अंदर हल हो जाए, वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। फिर जिस एरिया पे वो मेडिसिन चाहिए थी ब्लड उसको अपने साथ वहाँ पे ले जाएगा, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ड्रग, जिस एरिया को चाहिए थी उसको सप्लाई दे दिया। एलिमिनेशन क्या होती है बच्चों? जितनी ड्रग यूज होनी थी वो हो ली है, बाकी जो ड्रग होगी जो अब किसी काम की नहीं है वो किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट आउट, वो एलिमिनेशन होगी। जो भी हम ड्रग खाएंगे वो किस मैकेनिज्म पे चल रही होगी? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। क्वेश्चन है कोई? समझ आइए काशिफ यहाँ तक? चलिए फिर आगे है बच्चों एक कॉन्सेप्ट पीएच। पीएच क्या होती है? ये हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। नेगेटिव लॉग ऑफ, सबने ये लेक्चर दिया है ना शुरू में,
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन is called pH। चलिए, अब नॉर्मल pH हमने पढ़ा था कि होती कितनी है। क्या होता है बच्चों pH में, जो हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी होती है ना, बेसिकली हम pH से उसको मेजर करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना है। pH के ज़रिए से हम बेसिकली यही मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि साइंटिस्ट ने कहा था कि जो ब्लड के अंदर pH की क्वांटिटी है वो कितनी है, उसकी हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी है कितनी है, 704। ये इसका यूनिट, ठीक है, ये क्वांटिटी थी हाइड्रोजन आयन की। अब वो मेजर करना इतना मुश्किल था इसको कि हम इतना लंबा डिजिट नहीं लिख सकते और इतनी माइन्यूट सी क्वांटिटी है, छोटी सी। तो हम इसके लिए कोई एक ऐसा स्केल बना लेते हैं या ऐसा छोटा सा फिगर बना लेते हैं जिसको हम देख के बता दें कि भाई ये छोटी सी ये वैल्यू जो है ये pH है, ये हमारी नॉर्मल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। बेसिकली आपके ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन जो है ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड एसिडिक है या बेसिक। समझ आया नहीं आता। फिर क्या किया उन्होंने, उधर साइंटिस्ट ने कहा कि हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, इधर का भी और इधर का भी। जब लॉग लिया तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -7.4। अब साइंटिस्ट को इससे भी मसला है कि माइनस नहीं आना चाहिए वैल्यू। उसने आपने ये लेक्चर लिया, ठीक है। अब उन्होंने इस माइनस को खत्म करने के लिए दोनों साइड के माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया 7.4। फिर अब इससे भी मसला था कि इस साइड में भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम इस वैल्यू को कह देते हैं कि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सही है, इसी से उन्होंने क्या निकाल लिया है pH इज इक्वल टू 7.4। ये नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की pH है। हमारी बॉडी के अंदर ये बिग pH होती है, लेकिन हम pH को हमेशा रेंज में लिखते हैं 7.35 से 7.45 तक या 4.42 तक नॉर्मल pH। मोस्टली बुक्स में 4.5 है। ओके, ये नॉर्मल रेंज है, इतनी pH है तो हम नॉर्मल है, इससे ऊपर नीचे गई तो घूमते गए। समझ आइए बता साहब। चलिए, अब बच्चों pH पढ़ने का मकसद क्या है, हमने pH इंडिकेटर्स पढ़े, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस की pH मेजर करनी होती है कि एक जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसकी pH कितनी है। तो उसके लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। पहले मुझे अब आप लोग बताओगे, जो मैं ये स्केल बना रही हूँ इसमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है pH 0 to 14। दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो कि 7 होता है, ये न्यूट्रल है। अगर मैं उस साइड में जाती हूँ 7 से तो कौन सी वैल्यूज आएंगी, बेसिक। अगर pH बढ़ती है तो क्या होता है, बेसिक होता है सॉल्यूशन। अगर pH कम आती है किसी की 7 से कम आती है तो वो क्या है, एसिडिक होती है, राइट। 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक है, 7 से कम है तो एसिडिक है। हमारी pH कितनी है ब्लड की, 7.4। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा ब्लड एसिडिक है? काशी बताएगा क्यों? क्योंकि इधर कम है। हाँ, 7 से इधर जाएगा तो एसिडिक होगा, 7 से उधर है तो वो बेसिक है, चाहे ये 7.1 ही क्यों ना होता, तो ये बेसिक है। हमारा ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है। फिर आगे बच्चों, अच्छा अब हमने पढ़ना है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक
ऐसी चीज है कि बाइक के भी तो इंडिकेटर होते हैं। बाइक के आगे इंडिकेटर नहीं होता, तो बाइक के गाड़ी के अंदर जो ये इशारा कर रही थी गाड़ी के अंदर मुड़ना है, तो ये भी इंडिकेटर्स हैं, इशारा वो करते हैं, ये बताते हैं कि जिस सोल्यूशन में आपने हमें डाला है वो बेसिक है या एसिडिक है। ठीक है, इंडिकेटर्स की समझ आ गई क्या है? वो सब्सटेंसेस हैं या वो सोल्यूशन हैं जिनको हम किसी दूसरे सोल्यूशन में डाल के ये पता चलाते हैं कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर्स 3 तरह के हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? एसिड बेस है, एसिड बेस, रिडॉक्स, और तीसरा कौन सा है? प्रेसिपिटेशन। काशिफ कितनी तरह के हैं? कौन कौन से हैं बेटे? एसिड बेस है, रिडॉक्स है और प्रेसिपिटेशन है। जल्दी से बोलो सारे। एसिड बेस है, रिडॉक्स है और प्रेसिपिटेशन। कितने इंडिकेटर्स हैं हमारे पीएच को चेक करने के? कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर। सारों में बातें एक जैसी हैं, बस रिएक्शन अंदर डिफरेंट हो रहा होता है, उनको नाम रिएक्शन की बेस पे देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। नुमान समझ आएगी आपको? जी। सबकी आवाज आनी चाहिए साथ साथ। चलो बच्चों, सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जब हम उसको किसी एसिड या बेस में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। जो उसका कलर चेंज होगा ना, और जो कलर आएगा उस कलर की बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब जितने भी इंडिकेटर हैं वो पहले से डिसाइड हो चुके हैं, जब हम एसिड में डालेंगे तो ये कलर देना है, बेस में डालेंगे तो ये कलर देना। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बना हुआ है। अब उसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक एसिड बेस इंडिकेटर है। जब मिथाइल ऑरेंज को हम ऐसे सोल्यूशन में डालें जो कि एसिड हो तो वो कौन सा कलर देता है? रेड कलर। और जब बेस हो तो कौन सा कलर देगा? येलो कलर। एसिड में डाला तो कौन सा कलर देता है? रेड। और बेस में डाला है तो कौन सा कलर देगा? येलो। काशिफ इस बात की समझ आइए, जो इंडिकेटर्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड है। हमें पहले से मालूम है कि अगर एसिड में उसको डालेंगे तो वो किस तरह का कलर देता है, बेस में डालेंगे तो किस तरह का। उसमें से एक एग्जाम्पल हमने पढ़ ली है मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है। जब हम इस इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो ये कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। और जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर देता है। अब हमारी फार्मेसी में किस काम का है कि अगर हम कोई मेडिसिन बनाने के लिए कोई सोल्यूशन लेने लगे हैं और हम चाहते हैं कि हमें इसकी पीएच पता हो, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल के देखते हैं। अगर तो इस सोल्यूशन का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये एसिड है, और अगर ये येलो हो जाता है तो इसका मतलब है बेस है। ओके, दूसरी एग्जाम्पल बच्चों उसने दी है फिनोफ्थिलीन की। फिनोफ्थिलीन जो होता है फिनोफ्थिलीन जो होता है बेसिकली कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं है। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज है, वो एसिड बेस में अपना कलर डिफरेंट कर लेता है, लेकिन जो फिनोफ्थिलीन है उसका कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी है वो भी इसी तरह का होता है। जब हम उसको एसिड में ऐड करते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। एसिड में डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, और अगर बेस में डालेंगे तो पिंक कलर देता है। समझे? फिनोफ्थिलीन कौन सा इंडिकेटर है हमारे पास? एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर हम एसिड में डालते हैं तो कोई कलर नहीं आएगा, जो उसका
आगे आते हैं बच्चों रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स क्या होता है? हाँ जी मोहसिन, रिडॉक्स क्या होता है? दो टर्म्स होती है बच्चों, एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरी होती है रिडक्शन। जब हम इन दो टर्म्स को इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स। क्या कहते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक हमारे पास है कौन से, अब हमारे पास कौन से इंडिकेटर्स हैं? रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। अगर तो बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है? सॉरी, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? ये बेस है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? एसिड। रिडक्शन होगी तो एसिड है, ऑक्सीडेशन होगी तो बेस है। समझ रहे हैं इस बात की? अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है हमारे पास? बेस हो गया। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो एसिड होता है। अब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ये मेजर करते हैं कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसके अंदर एग्जांपल आती है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू हमारे पास एक रिडॉक्स इंडिकेटर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? रिडॉक्स इंडिकेटर है। क्या नाम है इसका? मिथाइलिन ब्लू। जब मिथाइलिन ब्लू को हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगर तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो क्या कलर दे देता है? ब्लू ही रहता है। लेकिन अगर वहां पे रिडक्शन हो गई है तो कौन सा कलर दे रहा है? कलरलेस हो जाएगा। जो मिथाइलिन ब्लू है, सपोज उसका कलर अगर ब्लू है, अगर हमने उसको बेस में डाल दिया है, ऑक्सीडेशन हो रही थी ना बेस में डाल दिया है तो वो क्या कलर देगा? अपना कलर बरकरार रखेगा, रिटेन करेगा अपने कलर को, ब्लू कलर। लेकिन अगर हम उसको एसिड में डाल देते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। जो सॉल्यूशन फिर हमें पता चलता है कि ये एसिड या बेस है। समझ आइए काशिफ? हाँ, तेज छोड़ के बैठो, आगे होके एक्टिव होके बैठो, शाबाश। ठीक है। फिनेंथ्रोलीन भी लिखा हुआ है इसमें, फिनेंथ्रोलीन। इसके भी कलर लिख लो आप। फिनेंथ्रोलीन जो होता है एसिड के अंदर कौन सा कलर देता है? अगर एसिड में डालेंगे तो लाइट ब्लू कलर देगा, और अगर बेस में डाल रहे हैं तो कौन सा कलर देगा? डार्क ब्लू। समझ आइए यहाँ तक? जो एसिड बेस है, एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, वो कलर की बेस पे डिसाइड है। वो बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है, बेस है, कलर चेंज होने की बेस पे। लेकिन जो रिडॉक्स हैं वो अंदर रिएक्शन होने के बेस पे बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तीसरा आता है बच्चों प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। इनको पीपीटी इंडिकेटर भी कहते हैं। तीसरे कौन से हैं? प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर।
प्रेसिपिटेशन क्या होती है बच्चों? प्रेसिपिटेशन क्या होती है? कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। प्रेसिपिटेशन वो अमल है जिसके अंदर जो उसके अंदर सब्सटेंसेस है ना, वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर क्या आ जाता है? फ्लूइड आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन है। ये ऐसे ही जैसे कल हमने सेडिमेंटेशन पढ़ी था, कुछ ऐसे सेडिमेंटेशन में, ठीक है। अब जो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर है, जब हम ये किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, ये क्या करते हैं? जो एसिड बेस बनाने वाली सब्सटेंसेस है उस सॉल्यूशन के अंदर, वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर सॉल्यूशन आ जाता है। जो नीचे वो एसिड बेस वाली जो भी बैठेंगी, उनका एक कलर आएगा इंडिकेटर डालने पे। उस कलर की बेस पे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एसिड है या बेस है। मसलन ये हम कब यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन वाले? स्विमिंग पूल्स के अंदर। क्यों? जो स्विमिंग पूल है ना, उसके अंदर सारे यूरिन पास करते रहते हैं। क्या मज़े से जाके आप लोग स्विमिंग करते हो, पता नहीं कितने लोगों का उसके अंदर यूरिन होता है। और यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। जब वो एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह है, आप नहीं कर सकते वहाँ पे स्विमिंग, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। इसको देखने के लिए कि वो जो स्विमिंग पूल है उसमें एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ तो नहीं गई है, तो हम एक सॉल्यूशन वो इंडिकेटर डालते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है फिनोल रेड। क्या नाम है? फिनोल रेड। अब ये फिनोल रेड एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। इतने से इतनी पीएच होगी तो ये बताएगा कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है। वो पीएच स्पेसिफिक है 6.8 से 8.2 तक। ये वाली कौन सी होगी? एसिडिक है। ये वाली कौन सी है? बेस है। 6.8 से 8.2 की तरफ अगर जा रही है तो कौन सा कलर आएगा? 6.8 से 8.2 की तरफ अगर जा रही है तो रेड कलर है। यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा? अगर तो पीएच 6.8 है या इससे थोड़ी है तो या तो येलो होगा या डार्क येलो होता जाएगा इस साइड। लेकिन अगर पीएच जो है वो 8.2 है या 6.8 से ज़्यादा है तो वो कलर येलो से रेड में चेंज होता जाएगा। अगर 8.2 से बढ़ गया है तो वो डार्क रेड होता जाएगा। समझ आइए? स्विमिंग पूल जो होते हैं, एग्जाम्पल सोच के देखो अपने दिमाग में कि जब हम उसके अंदर प्रेसिपिटेशन चला रहे हैं, हम ये वाला वो डाल रहे हैं फिनोल रेड, उसके अंदर डाल रहे हैं। नीचे जो सब्सटेंसेस होंगी वो एसिड बेस बनाने वाली वो बैठ गई है, ऊपर फ्लूइड आ रहा है। जब हम फिनोल रेड डालते हैं, जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर वो येलो कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो पानी एसिडिक है। अगर वो रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बेस है। फिर एक बच्चों टर्म है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच हमें पता है, ये जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है। सॉल्यूशन 1 है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। दूसरा सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2 है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? अननोन है, हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, ये हमारे पास सॉल्यूशन 2 है। हमने क्या करना है? इसकी हमें कंसंट्रेशन पहले से पता है, इसकी नहीं पता। अब हमने इसकी कंसंट्रेशन को पता करना है, लेकिन हम इसके लिए कोई अलग से वो नहीं करना चाहते कि हम अलग से इसको किसी चीज़ में डालें और कंसंट्रेशन। हम क्या करते हैं? इन दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं। इसकी फर्स्ट करो कंसंट्रेशन 8 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला देती हूँ और फिर एक कंसंट्रेशन मेजर कर लेती हूँ। वो जो कंसंट्रेशन आती है वो इन दोनों का प्लस है, वो फर्स्ट करो 10 आती है। क्या मैं ये कह सकती हूँ जो अननोन कंसंट्रेशन थी वो 2 है?
उसमें से अननोन टोटल को माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। ये टोटल है, टोटल कितनी है 10 जी। जो नाउन है टोटल को नाउन में से नेगेटिव माइनस कर दी तो हमारे पास क्या लेंगे। एग्जाम्पल बेटा मैं आपको देती हूँ, काशिफ और नुमान को समझ नहीं आई है कि एक मदर आई है अपनी बेबी के साथ, वेट मालूम करने के लिए, लेकिन बेबी के लिए वेट जो हम छोटा बेबी जो होता है उसका वेट के लिए एक अलग स्केल होता है, एक वो मशीन होती है इतनी सी, उसमें बेबी को लिटा देते हैं तो उसका वेट आ जाता है। लेकिन मदर जो है वो आम स्केल पे उसका वजन हो सकता है, जो आम वो होती है मशीन होती है, वेट मशीन उसकी होती है। लेकिन अब हमारे पास जो मशीन है वो सिर्फ वो वाली है जो मदर का वेट मेजर कर सकती है, लेकिन बच्चा उसका बीमार है, हम चाहते हैं कि बच्चे का वेट ले। समझ आई? हम करते क्या है इसमें, मदर का वेट ले लेते हैं, फर्स्ट करो ये 50 kg है, फिर हम कहते हैं कि अपने बच्चे को गोद में उठा लो और फिर वेट कर लो, तो वो क्या आ जाता है, टोटल वेट है जो मदर और बेबी का आएगा। फर्स्ट करो वो 58 आ गया या 62 आ गया, सही है। अब हम इसमें से बच्चे का वेट निकाल सकते हैं, कैसे नुमान, माइनस करने किसको किसमें से, टोटल में से मदर का वेट निकाल देंगे तो बाकी सारी बात है, बच्चे का वेट बच गया ना, कितना आ जाएगा वो, काशिफ समझ आइए। ये टाइप देखो एक सोल्यूशन है हमारे पास, उसकी हमें कंसंट्रेशन पहले से मालूम है, दूसरा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, हम क्या करते हैं वो दोनों को मिक्स कर देते हैं और टोटल कंसंट्रेशन ले लेते हैं। वो जो टोटल कंसंट्रेशन आती है उसमें से हम जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें मालूम है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी बच जाती है उसका मतलब है तो वो अननोन की कंसंट्रेशन है।